Hello students, this is Renu Sharma, lecturer in chemistry. On the demand of my viewer, I have discussed the topic cell, basic unit of life for class 9th. Let's start. First of all, what do you mean by the cell and how it will discover? All the things are discussed here by me step by step. What do you mean by the cell? All living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक बेसिक यूनिट से बने हुए होते हैं जिसे कि हम सेल कहते हैं. फ्रॉम वेयर सेल वर्ड हैव बीन कम. सेल वर्ड हैव बीन कम फ्रॉम द लैटिन. लैटिन इज़ द लैंग्वेज. मेनली साइंस में दो ही लैंग्वेजेस होती हैं. वन इज़ द लैटिन, अनदर इज़ द ग्रीक. देन सेल वर्ड इज़ कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम और ए स्मॉल कंपार्टमेंट. हु डिस्कवर द सेल? किसने कहा कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की? ये कहा एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक इन 1665. 1665 के अंदर उन्होंने सबसे पहले एक छाल ली पेड़ की जिसको बार्क ऑफ द ट्री आप कह सकते हैं. उसको अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि उनके अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे लाइक द हनी को, ही वॉज नेम्ड दैम. उन्होंने उनको सेलुला नाम दिया जो कि आगे चलकर सेल के नाम से फेमस हुआ. इट इज़ द सेल. नेक्स्ट वन, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर ये ऑब्जर्वेशन की गई थी. उसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी लेवेनहुक ने की थी. लेवेनहुक वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी. बार्क सेल जो कि रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व की थी वो एक नॉन लिविंग सेल थी. लेवेनहुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या प्रोसेस यूज़ किया? उन्होंने ये भी बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर यदि आप किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टेन दैम. आपको उन्हें स्टेन करना पड़ेगा. स्टेन करने के लिए दो मेन बेसिक इन्होंने क्या बताए हुए हैं, स्टेन्स बताए हुए हैं. वन इज़ द सेफ्रेनिन, अनदर इज़ द मिथाइल ब्लू. सेफ्रेनिन वो स्टेन होता है जो कि प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए या रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसी प्रकार मिथाइल ब्लू वो स्टेन होता है जो कि एनिमल सेल को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स में आपको दिखाया भी जाएगा कि मिथाइल ब्लू से हम ह्यूमन चिक सेल जो होती है उन्हें ऑब्जर्व करेंगे. साथ ही अनियन पील की जो सेल है, प्लांट सेल, उनको सेफ्रेनिन से स्टेन करके अंडर द माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करेंगे और आप उनको देख पाएंगे. ये देखा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर जिस टाइम सेल्स को डिस्कवर किया गया तो बेसिकली कहा गया कि सेल जो होती है उसके मेन 3 पार्ट होते हैं. वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन, अनदर इज़ द साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज़ द न्यूक्लियस. यदि किसी सेल के अंदर ये 3 पार्ट नहीं है तो आप उसे सेल नहीं कह सकते. ये उस टाइम की डिस्कवरी थी. उसके बाद लेवेनहुक जो थे उन्होंने लिविंग सेल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके बाद साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. यही वो पार्ट होता है जो कि कंप्लीट सेल को चलाने का काम करता है. कंप्लीट सेल उसी के ऊपर डिपेंड करती है. उसके बाद आई सेल थ्योरी. सेल थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने दिया. वन इज़ द स्क्लेडिन, अनदर इज़ द स्क्वेनन. वन इज़ द जूलॉजिस्ट, अनदर इज़ द बॉटनिस्ट. दोनों ने कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सब एक बेसिक यूनिट से बने हुए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. उसके बाद इस थ्योरी को समवट मॉडिफाई किया गया. मॉडिफाई स्टोरी क्या थी या मॉडिफाई सेल थ्योरी क्या थी कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जनरेट होती हैं. मीन्स ओमिनस सेलुला ई सेलुला. इट इज़ द ए लाइन विच इज़ टॉक्ड बाय रोडल्फ विर्चो हु इज़ द साइंटिस्ट हु सेज दैट जितनी भी पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं से नई सेल जनरेट होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ द
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें सेल के बारे में बताया गया है कि जो सेल होती हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। आप इसको एनसीईआरटी की बुक में इजीली देख पाते हैं। नर्व सेल आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो एनसीईआरटी की बुक को रेफ़र कीजिएगा प्लीज़। मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए उनके एग्जाम्पल्स को इसमें नहीं दिखाया है। नेक्स्ट वन इज़ द 10th point. 10th point is that a single cell may constitute a whole organism. मीन्स एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स ए सेल इज़ कैपेबल टू डू ऑल द प्रोसेसेस विच आर एबल टू सर्वाइव अ ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक सिंगल सेल जो होती है वो सारे काम कर सकती है जो कि एक सेल की रिक्वायरमेंट या एक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मीन्स एक ही सेल है जो कि सारी बॉडी जो होती है उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करती है। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर होती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल ही, सिंगल सेल सभी काम करती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल में डिवीज़न ऑफ द लेबर हो जाता है। मीन्स प्रत्येक सेल प्रत्येक काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है। मीन्स सेल मैन्युफैक्चर द टिश्यू, टिश्यू मेड द ऑर्गन, ऑर्गन मेड द ऑर्गन सिस्टम and different organ system make a complex organism. It is the whole process. Next one is the feature almost every cell is same, plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ये पॉइंट मैं आपको अर्लियर डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिस टाइम सेल को डिस्कवर किया गया सबसे पहले यही कहा गया कि 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट होते हैं किसी भी सेल के जो कि प्रेजेंट होने चाहिए। वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन, अदर इज़ द nucleus and third one is the cytoplasm. Next is the plasma membrane. What do you mean by the plasma membrane and where it is present? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग किसी भी सेल की क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। किसी भी सेल की शेप एंड साइज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है। दूसरी बात कहता है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स सभी प्रकार के आयंस मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने की परमिशन ग्रांट नहीं करती है। सिर्फ सेलेक्टिव पार्ट्स ही उसमें से आ या जा सकते हैं। और ये प्रोसेस होता है किसके थ्रू? वन इज़ द प्रोसेस इज डिफ्यूज़न, अनदर इज़ द ऑस्मोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूज़न? Diffusion is the movement of the substances from higher concentration to lower concentration. Means अगर एक जगह पर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, आप डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यदि आप एक रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हैं परफ्यूम का तो वो जल्द ही पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि जहाँ पर आपने स्प्रे किया है वहाँ कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है और वह वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक साइड मैंने दिखाए हैं हायर कंसंट्रेशन दिखा रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो रेड डॉट हैं उनसे दिखाए गए हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अनदर इज़ द ऑस्मोसिस। इन दिस स्लाइड वी सी दैट, देखिए यहाँ पर एक अनियन पील है जो कि दिखाई गई है माइक्रोस्कोप के अंडर। इसमें 3 पार्ट दिखाए गए हैं। वन इज़ द आउटर मोस्ट जो लेयर आपको दिखाई दे रही है डार्क ब्लू कलर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बीच में स्ट्रेंड जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको डॉट पर्पल कलर का, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। ये मैंने आपको दिखा दी है। आप अंडर माइक्रोस्कोप इसको आपकी प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे तो ऐसी ही आपको देखने के लिए ये मिलेगी।
उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी टॉपिक छोड़ा था डिफ्यूज़न, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, इट इज़ द ऑस्मोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोसिस? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूज़न? देखिए, डिफ्यूज़न के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन की बाउंडेशन नहीं होती है, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस there will be a semi-permeable membrane between the two compartments from where the higher concentration to lower concentration the molecules get moved. मीन्स ऑस्मोसिस के अंदर ये बाउंडेशन होती है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बाय पासिंग थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। अब इसमें देखिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का इसके अंदर, अब ये जो डायग्राम है इसमें दिखाई गई है हायर वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर, लो कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन। देखिए इसके अंदर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स को दिखाया गया है। दीज आर द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ग्रीन कलर के जो बड़े डॉट दिखाए गए हैं, और बाकी जो है वो सारा का सारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो सेलेक्टिवली या ऑस्मोसिस के अंदर हम किसका दिखाएंगे, वाटर मूवमेंट दिखाएंगे, जहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा है। देखिए ग्रीन डॉट्स जो हैं वो बी पार्ट के अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होते हैं। मतलब जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस होने के लिए क्या चाहिए, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली। वन इज़ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अनदर इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज़ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, ऐसे सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जहाँ सेल के बीच में, मींस एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रखने वाले मटेरियल में और उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मटेरियल के बीच में यदि कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो होता है वो ना के बराबर हो, मींस आउटसाइड द सेल और विद इन द सेल यदि कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यदि आपने सेल को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा है जहां बाहर की तरफ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, मींस कंसंट्रेशन हायर है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई सेल रखी जाती है तो वो वाटर को गेन करती है, मींस जो सेल है वो स्वेलअप हो जाती है। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम उसे रखते हैं, देयर इज नो एनी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस। आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर दोनों साइड, विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल, जो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की वो सेम होती है। दैट्स वाई देयर इज ए नो एनी मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस। बट इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द सेल लूजेज द वाटर एंड इट गेट बिकम श्रिंकन। जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसमें से वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, अब कहता है कि जब सेल क्या करती है, स्वेलअप करती है, पानी को अंदर अब्जॉर्व करती है, लेती है, तो हम उसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, एंड इट इज़ नोन एज एंडोऑस्मोसिस। जब सेल वाटर को गेन करती है, इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, और जब सेल वाटर को लूज़ करती है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेल engulf द फूड इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। देखिए अभी हमने पढ़ा सेल ड्रिंकिंग के बारे में, उसके बाद बात करते हैं सेल ईटिंग के बारे में, जिसे आप एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं। मींस कुछ एक सेल ऐसी होती हैं जिनके आउटर मेम्ब्रेन पर वैक्यूल लगे हुए होते हैं, और ये वैक्यूल फूड पार्टिकल को ईट करने का काम करते हैं। जैसा कि अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा इज़ अ सेल by एंडोसाइटोसिस। वी कैन से दैट एंडोसाइटोसिस के थ्रू वो क्या करती है, फूड को एंगल्फ कर लेती है।
जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलता है, या फिर नॉर्मल सेल्स में भी ये प्रोसेस देखने को आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही इस प्रकार की प्रोसेस शो करते हैं। एंडोसाइटोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपने आप को राउंड अप कर लेती है और उसको सेल के अंदर विद इन द सेल क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है। उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और कहता है कि यदि सेल में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो वो सेल से बाहर कैसे आता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आता है। मीन्स वो वसाइकल जिनमें वेस्ट मटेरियल भरा हुआ होता है, इस प्रकार से मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की साइड निकल जाता है। उस प्रोसेस को आप एक्सोसाइटोसिस कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल और साथ में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। आउटर कवरिंग होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है, मेनली प्लांट में होती है। काम इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, प्लांट को श्रिंकिंग से रोकना है और सेल से मटेरियल बाहर की तरफ लूज़ ना हो, इस चीज़ को चेक करने का काम करती हैं। सेल वॉल की दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, वन इज़ द प्लाज्मोलाइसिस, अनदर इज़ द डीप्लाज्मोलाइसिस। मान लेते हैं ये एक सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यूजुअली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ बिल्कुल सटी हुई होती है, बट यदि क्या कर दे, सेल में जो है वो अपना वाटर क्या कर देती है, लूज़ कर देती है और सेल श्रिंक हो जाती है, तो यह सेल वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को आप प्लाज्मोलाइसिस कह सकते हैं। अगर ये दोबारा से पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को रिटेन कर लेती है, टर्जिड हो जाती है और दोबारा सेल वॉल के साथ क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है या उससे चिपक जाती है, वहाँ पर कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस बोथ आर द फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नाम एक प्रीवियस हमारी जो स्लाइड है उसमें भी आ चुका है और यहाँ पर भी है। न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है कि ये एक डार्क कलर का स्फेरिकल और ओवल या डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल के मिड में, मोस्टली मिड में प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर। सेंट्रल रोल होता है, जिस तरह से आपकी बॉडी में ब्रेन का रोल होता है उसी प्रकार से हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस का मेन रोल होता है। मेन रोल न्यूक्लियस का होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन होता है कि जो सेल होती है वो मल्टीप्लाई करती है या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई करता है, उसके लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें होता है क्रोमेटिन मटेरियल जो कि मेनली इन्फॉर्मेशन रखता है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जितनी भी न्यू सेल होती हैं वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से इन्फॉर्मेशन न्यू सेल को देने का काम क्रोमेटिन फाइबर का होता है। मींस इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस फीचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है। क्रोमेटिन इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस की पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन को किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए विद द हिस्टोन प्रोटीन कलेक्टिवली फाउंड इन द न्यूक्लियस। प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो मेन फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि सब इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करते हैं, वे होते हैं जीन। मीन्स क्रोमेटिन, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन and gene all are present within the nucleus. Next one is the, in some organism like bacteria nucleus is not covered by the nuclear membrane. देखिए न्यूक्लियस जो होता है ज़रूरी नहीं है
कि वो हमेशा किसके थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर हो। जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट के नाम से जानते हैं। These are the cell. One is the of plant cell, another is the animal cell. What is the basic difference you have seen in these cells? देखिए, प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट सेल पर सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलेगी, एनिमल सेल में ऐसी कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल। अनदर इज़ द, जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का या प्लास्टिड का होगा। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड जो होते हैं वो मेनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन पार्टिकल होता है जिसको आप न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आपको क्रोमोसोम इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कलेक्टिवली न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन का एक जाल है जिसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मैसेज कन्वे करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर अमूमन ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। और जो दूसरी बात है, लाइसोसोम्स आपको दोनों में देखने के लिए मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, ये सब चीज़ें आपको दोनों में देखने के लिए मिलेंगी। गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों चीज़ें आपको इनमें भी मिलेगी। मींस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट होगा और गोल्गी अपरेटस भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस हुआ एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर 9th लेवल पर वह इतना ही है कि दोनों में एक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एक के अंदर आपको क्रोमेटिन फाइबर देखने के लिए मिलते हैं, दूसरे में भी क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। बट प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, आपको एनिमल सेल में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वही इसमें है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर बनाएगी एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं है। लेकिन एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो आउटर लेयर बनाती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन, वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल में वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और प्लांट सेल में बड़े साइज़ के होते हैं। ये बात भी मैंने आपको क्लियर की थी। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो वन साइड होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज़ बड़ा हो जाता है। दैट्स वाइज द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द समवट या स्लाइटली पेरिफेरी साइड में वो हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर भी आपको रिमाइंड करा देती हूँ। प्रोकैरियोट्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट, और जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो ज़्यादा डिफाइन नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। ये मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया उसी टाइम बताया भी है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, बट यूकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, और यूकैरियोट में फंजाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मीन सेल की बेसिक स्टडी हमने कर ली है, उसके बाद बात करते हैं सेल ऑर्गेनलीज की। अभी मैंने बात की है कि सेल ऑर्गेनलीज के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनलीज होंगे वो सिर्फ यूकैरियोट में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे। व्हाट आर द सेल ऑर्गेनलीज? सेल के बीच में या सेल के अंदर जो ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनली कहते हैं, या सेल के फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जो कोई ऑर्गेनलीज या मेम्ब्रेन बाउंड या विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे ऑर्गेन्स रूप में कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, दे में बी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, all these are the cell organelles. Now we discuss फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था और यहाँ पर भी ये डायग्राम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसमें पोर हैं जिनको न्यूक्लियोपोर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपको वायलेट कलर के थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द क्रोमेटिन फाइबर, और हाईली जो स्ट्रेंड पार्टिकल है ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है, पोर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं ये। इसके साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, जो कि क्या है, इसके चारों तरफ आपको देखने के लिए मिल रही है। इट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसकी स्टडी करते हैं समवट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। वन इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रेजेंट होता है, या अभी जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं है तो हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि ये जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मेनली फैट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का प्लेस होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो वे साइट होती है जहाँ पर मेनली सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शनिंग क्या होती है कि वो एंजाइम, हार्मोन जो होते हैं उनको बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी बात, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। बहुत से पॉइजन्स होते हैं जो विद इन द सेल होते हैं, बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो विद इन द सेल्स होती हैं, उन सेल को सेल से बाहर निकालने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह से काम करता है और न्यूक्लियस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करते हैं। मींस मेम्ब्रेन कहीं से रैप्चर हो रही है तो उस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का काम करते हैं, या फिर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ विद इन द न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म में हो रही है तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को कहाँ तक कन्वे करते हैं, न्यूक्लियस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम इनका होता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं। वो मेनली सेक का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, ठीक है, जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ होता है। मेनली इनके अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि जितनी भी डैमेज्ड पार्ट होते हैं सेल के, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। और यदि लाइसोसोम खुद भी रप्चर होता है या सेल जिसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है वो सेल भी डेड हो रही है या फिर वॉर्न आउट हो रही है तो वो उसको भी अंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ही ख़त्म कर देता है, जिसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने पहले भी सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मींस सेल को जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि साइड में स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट होती है और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। ये फोल्डिंग जो होती हैं ये मेनली क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है ताकि इसमें एटीपी की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मेन बात जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इट इज़ ए ऑटोसोमल ऑर्गेनलीज। मीन्स इसका खुद का अपना डीएनए होता है। देयर आर मेनली टू ऑर्गेनलीज विच आर ऑटोसोमल। वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर इज़ द प्लास्टिड। बोथ हैव देयर ओन डीएनए। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, ये एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है और बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है। ये फोल्डिंग्स है, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे आप मैट्रिक्स कहेंगे। इसका खुद का डीएनए है, और ये क्रिस्टा
जो इनफोल्डिंग का अपर वाला पार्ट है उसे आप क्या कहेंगे, क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनली जो है वो क्या है, प्लास्टिड है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी मेनली दो टाइप ही यहाँ दी गई है, वन इज़ द क्रोमोप्लास्ट, अनदर इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर्ड, मीन्स जो प्लास्टिड कलर होते हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कह देते हैं। इसमें जो मेन होता है वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड होता है जो कि क्लोरोफिल रखता है अपने अंदर और जिसका मेन काम फोटोसिंथेसिस का होता है। ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज़ द स्ट्रोमा, अनदर इज़ द ग्रेना। जो लिक्विड पार्ट है उसे आप स्ट्रोमा कहेंगे और जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए लैमेली पार्ट होता है आप उसे ग्रेना कह सकते हैं। प्लास्टिड का भी अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और ये अपनी खुद की प्रोटीन बना सकता है। उसके बाद हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज बैग होते हैं, कुछ भी स्टोर करने का काम करते हैं। मेनली प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कोई जो यूज़फुल मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी ज़्यादा मात्रा में सेल को ज़रूरत होती है, वो वैक्यूल स्टोर करते हैं। अब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, लगभग 50 to 90% जो स्पेस है वो वैक्यूल जो होता है वो गेन कर लेता है, जिस वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो स्लाइटली पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट एनिमल सेल के अंदर यह छोटा सा होता है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर प्लास्टिड का डायग्राम है मेरे पास। देखिए, इट इज़ द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें थाइलेकोइड्स जो कि मैंने बताया था आपको, प्लास्टिड है ये। प्लास्टिड में कौन सा, क्लोरोप्लास्ट है मेनली। दीज आर द थाइलेकोइड्स, मेम्ब्रेन होती हैं ये। बीच का जो लिक्विड पार्ट है उसे आप स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। दो एनवलप हो गई, आउटर एंड इनर। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी खुद की क्या रखता है, डीएनए रखता है और अपनी खुद की ओन प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब